हुँ, तो भाई जो लोग ना सर को नहीं जानते, मैं बताता हूँ कि सर का नाम ना गोवाली है, गोपाल। ठीक है? और इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे यही बताएँगे ना तो आपको ज़्यादा सुनने में आपको समझ में आएगा। बाकी मैं थोड़ा-सा आपको हिंट दे देता हूँ। अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ना, ये इंडिया-पाकिस्तान का बॉर्डर विलेज है, एलओसी, ठीक है? यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पाकिस्तान है, बिल्कुल अगर मैं सही, गलत नहीं हूँ तो, बिल्कुल सही। ठीक है? और ये ना इनके साथ में एक स्टोरी है, इनकी कहानी है जो सेपरेशन से जुड़ी है। हमारे वैसा मुल्क ना 1947 में आज़ाद हुआ तो बाकी सारे लोगों को इतना पता है। लेकिन एक बँटवारा 1971 में भी हुआ था, हुँ, हुँ। जिनका बँटवारा ये एक देश का नहीं हुआ था, ये परिवारों का बँटवारा हुआ था। बिल्कुल आपने तो सही वो कहा। एक परिवार सर का भी था, ठीक है? सर का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था और सर यहाँ पे अकेले रह गए थे। तो सर आप जी, बताइए थोड़ा अपना जी, स्टोरी और तो अपना। आपने मुझे कहा मेरा नाम, हाँ जी, एक्चुअल में मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। जी, अभी आपको मेरा इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, हर जगह में गोवा अली आता है। गोवा का मतलब ये है कि विलेज हेडमैन को गोवा कहते हैं। ओके, असल में गोवा का मतलब विलेज हेडमैन यानी हमें सरपंच मुखिया। कहते, मुखिया को गोवा कहते हैं। हाँ जी। मुखिया मैंने कब बना, मैं 88 में मैं मुखिया बनाया इंडियन आर्मी ने। वो क्यों बनाया कि मैंने कभी कविता की मैं बात कर रहे हैं, मैं कहते हैं सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को, इस देश को असली माँ कहते हैं। हुकूमत की हर इनाम गुंडागर्दों को देता है, हुकूमत हर इनाम गुंडागर्दों को देता है। मुझे तो कहाँ मिलेगा, मैं तो देश को बागबान बनाते हैं, बाग बनाते हैं, या मैं देश को, इस देश को गुलजार बनाते हैं। तो क्या सोच है कि मैंने, आपने देखा मेरे यहाँ पर हर किस्म के फूल बाग होते हैं। तो मैं आपको और यूथ को, हर देशवासियों को कहते हैं, अगर आपको नेक काम करना है तो फल और फ्रूट की तरफ आपको तवज्जो दे दो। एक बार आपने ज़मीन पर लगा दिया तो ये क़यामत तक चलते रहेंगे। बाकी आपने कितना खाया, उसी दिन खाया, अगले दिन गायब गायब। ना, ये जो कहानी है। दूसरा ये आपने ये कहा कि आपको गोवा क्यों कहते हैं, तो आपने कहा कि हाँ, दूसरा बात मैंने क्या कहा था, इस देश को हम असली माँ कहते हैं। तो बाकी हमारा देश के लोग क्या कहते हैं, भारत माता की जय, भारत माता, भारत माता बोलते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, असली माता जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो है आपका असली माता। असली माँ हमारा अपना माता होता हुँ, है। हुँ। आपका माँ जिसने आपको यहाँ तक पहुँचे वो आपका असली माँ हुँ, है। हुँ। लेकिन मेरा माँ जिस देश ने यहाँ तक पहुँचा है, मेरे लिए ये देश असली माँ है। तो मेरे जो परवरिश किया है इस देश ने किया है, इस इंडियन आर्मी ने किया है, और यहाँ के लोगों ने किया है। तो बाकी आप बताओ ना, मैं एक दिन स्कूल गया हूँ, ना मैं कहीं पढ़ा हूँ, ना मुझे कोई मेरे चाचा मामू, अभी जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरा मम्मी मुझे कहता था, बेटा आपको मिलने के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर साहब से लेकर बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, और आपको कई स्कूलों में आपको दावत देते हैं, और आपको बड़े फंक्शन में आपको दावत देते हैं, आपको सच्चाई लोग सुन के खुश हो जाते हैं। तो बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपको 5 साल में छोड़कर आना पड़ा, आया। लेकिन आपका उस माँ ने आपको इतना अच्छा तरबियत जो दिया है, तो कैसे दिया, क्या खिलाते थे, क्या पिलाते थे, एक माँ का आंखों में से आंसू बहते और यहाँ से नीचे गिर जाते, और पूछते जाते। तो मेरे ज़बान में ये नहीं था मामू ये करते थे, चाचा ये करते थे, मम्मी ये करते थे, पापा ये करते, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे ज़बान में ये था कि हवलदार सब ये करते थे, सूबेदार सब वो करते थे, मेजर सब ये करते थे। उसके बाद मेरे पास कोई ज़बान था ही नहीं। तो मेरा माँ कहते थे, बेटा हम आपका असली माँ नहीं बन सकते, आपका उस असली माँ को मेरा सलाम, आपका उस असली माँ को मेरा सलाम, बार बार कहता था। तो फिर मैं आज यहाँ कोई सिपाही वर्दी में आते हैं तो मैं कहते हैं कि मेरे माँ ने आपको सलाम किया है, क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी अनोखा है। दूसरा आपने कहा कि आपको प्रोग्राम इसलिए लोग पसंद करते हैं, आप सच बोलते हो, आप इसमें तोड़ तोड़ के नहीं बोलते। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं दो चीज़ समझते हैं कि मेरा जो आज आप लोग मुझे पसंद करते हैं, पूरा देश पसंद करते हैं, तो यही मैं खुद हैरान हूँ, एक अनपढ़ आदमी को क्यों पसंद करते हैं। लेकिन मैं अपना आप में हैरान इसलिए हूँ, मैं दो चीज़ सोचते हैं, या तो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी आप सब जानते हैं छोटी सी भी गलती करेगा तो कोर्ट मार्शल करते हैं। हुँ, हुँ। अपना एक दिन का सीनियर का सुनना पड़ता है, एक दिन के सीनियर भी हो उसका मानना पड़ता है। हुँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान पे अगर कोई अमल करता है, 100% में समझता हूँ इंडियन आर्मी उस पर इम्प्लीमेंट करता है।
तो मेरा ज़िंदगी देखभाल बचपन में इंडियन आर्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं होश संभालने लगा तो 88 में इंडियन आर्मी जैसे मुझसे ज़्यादा भरोसेमंद यहाँ पर और कोई नहीं लगा। तो मुझे नंबरदार बनाया, गांव को मुखिया बनाया ही इंडियन आर्मी ने मुझे बनाया था। तो इंडियन आर्मी ने आपको गांव का मुखिया गोबा बनाया। गोबा बनाया। अच्छा, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि 1971 में जो पार्टीशन हुआ, जी वॉर हुआ, जी। तो आपको उस टाइम की कुछ मेमोरीज हैं? उस क्या टाइम के हुआ भाई था? साहब जैसे आम लोग ये पूछता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें या याद है या मेरा सपना है। ये मेरे यकीन मुझे ये दोनों नहीं आते हैं। तो सोचते हैं या मेरा सपना होगा या मुझे याद होगा। एक चीज़ मुझे याद है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा दिलों में। जब इंडियन आर्मी जब वहाँ से आते ही मेरा पापा यहाँ था। मेरे पापा ने इस तरीके से इसमें जब कपड़े में कुछ खुबानी अखरोट लेके वो रास्ते में निकल गया जो आते आर्मी। तो इंडियन आर्मी क्या करते, एक एक करके हाथ में उठाकर खाते जाते हुए मुझे थोड़ा सा वो चीज़ें जो याद है। एक दूसरा चीज़ें, जब मेरे मम्मी और मेरे जो अलग हुआ है, जो मम्मी जा रहा था मैं यहाँ बैठ रहा था, उन दिनों में मुझे मेरे पापा ने पकड़ के रखा और मेरे छोटा भाई वहाँ पलटी मारा, मैं माँ के साथ जाऊँगा, मैं माँ के साथ जाऊँगा। तो फिर पापा और दादा ने मेरे छोटा भाई को रुका के रखा और फिर मेरा माँ रोते रोते चला गया। ये थोड़ा सा मुझे याद है या सपना है मेरे, ये बाकी कुछ याद नहीं है। 5 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, उस टाइम पे याद रहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज होती है ना, हमेशा याद रहती हैं। जी। तो जब आप सेपरेट हो रहे थे तो मम्मी और आपका छोटा भाई पाकिस्तान चले गए थे। नहीं, छोटा भाई यहाँ रह गया। छोटे भाई यहाँ रह गए थे। आपकी मम्मी और पापा? नहीं, पापा भी यहाँ रह गए। पापा भी यहाँ, मम्मी बस गई पाकिस्तान। दादी, मम्मी और दादी जी। और बाकी सब लोग यहाँ रह गए थे। जी। तो वो अंत तक आपके साथ यहाँ पे रहे? कौन? आपका पापा, आपका भाई? नहीं, अभी ये कहानी वहीं से शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो मैं आपको शॉर्ट पीरियड में कहूँ, 1971 का जो जंग शुरू हुआ, हाँ। तो वो कोई जंग की तरह नहीं हुआ था, एक हिसाब से एक मजाक ही हुआ था। वो कैसे हुआ था कि कर्नल लिंचन साहब का नाम आपने सुना होगा। हाँ, लिंचन जो 3 जंग के हीरो थे। हाँ जी। उनको जंग का नॉलेज थे, जानकारी थे। तो उन्होंने जब जंग शुरू हुआ तो जंग नहीं लड़ा, उन्होंने सीधा जो पाकिस्तानी फ़ौज जितना था, जहाँ एक बड़ा पोस्ट था, उसको कैप्चर कर लिया। कोई 40 या 30 आदमी को उन्होंने सीधा कैदी बना लिया। जब 40-30 को कैदी बना लिया तो बाकी लोगों को लड़ने की हिम्मत नहीं हुआ, एक एक करके पाकिस्तानी फ़ौज चला गया, भाग गया। भागने के बाद अब इंडियन आर्मी आगे बढ़ते आया। तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है, लेकिन मैं कभी किसी का बुराई कहना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर सुनने में आया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने लोगों को कहा, अब हिंदू आने वाला है, सिख आने वाला है, तुम्हें खाएंगे मारेंगे। शायद लोगों को थोड़ा सा डर सा पैदा हुआ। तो चुलूंग का गाँव आपको 74 या 80 एगो मतलब घर था, तो उसमें 400-500 लोग रहते थे, बिल्कुल खाली करके दिया है। तो मैं आपको और टूरिस्ट जो भी आते हैं तो मैं कहते हैं एक बार आप चुलूंग का गाँव का ज़रूर नज़ारा करें, ताकि आपको 1971 से पहले क्या हालत थी लोगों की, ये आपको उस जो स्ट्रक्चर से आपको पता चलेंगे वो आज जिंदा है। तो चुलूंगा वाला बिल्कुल खाली होकर चला गया। जाने के बाद ये रोते चिल्लाते जाते हुए इस गांव ने भी देख लिया, बोला यार अब तो ये लोग जा रहे हैं, हम चुलूंका वाले यहीं से निकलते हुए गए। तो लोगों को लगा कि ये जा रहे हैं तो हम भी चले, हमको भी जाना चाहिए। तो जाने की तैयारी किया। तो फिर मेरे दादा, उस वक़्त मेरे दादा और मेरे दादा का, मेरे छोटा दादा, यानी 2 भाई होते थे। तो उन्होंने कहा देखो हिंदुस्तान, वो शिमला में गुजरे थे, मसूरी में अपना ज़िंदगी गुजारा था, उनको पता था हिंदू क्या होते हैं, सिख क्या होते हैं, मुस्लिम क्या, मतलब बोला कि देखो बहुत अच्छे लोग होते हैं हिंदुस्तान के हिंदू, बहुत नेक होते हैं, हम नहीं जाएंगे। दादा ने बिल्कुल मना किया, बोले तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर भी मेरे दादी मम्मी सब जाने लगा। तो मेरे दादा ने मैं और मेरे छोटा भाई को बांध के रखा, मुझे तो याद नहीं है। मैं कभी भी एक लम्हा जो है ना, मैं झूठ की हैसियत से मैं बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगते, मेरे दिल नहीं मानते हैं। तो मुझे याद नहीं, मेरे दादा ने मैं और मेरे छोटा भाई को पकड़ के रखा, बोला ये बच्चा तुम हम नहीं जाने दूंगा, तुम लोग जाओ। तो अब फिर भी मेरे मम्मी रोते चिल्लाते जो लोगों के साथ चला गया और मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि अब 2 बच्चा है, 80-90 साल की बूढ़ा है, अपना पापा और हम दोनों को देखने के लिए मेरे पापा यहाँ बैठा हुआ था। और अब गाँव वालों ने भी फैसला बदल दिया, क्योंकि अब ये बूढ़ा यहाँ से जा नहीं रहा है, तो फिर हम भी क्यों ना करें, एक लोग हम यहाँ बैठेंगे, गाय बकरी यहाँ रखेंगे,
औरतों को और बच्चों को थोड़ा देर के लिए, एक दिन के लिए हम पार छुपाने के लिए डालते हैं। तो उस नाले में एक दिन के लिए छुपाने के लिए पार, नाले में? जी आगे एक नाला है, जब यहाँ से आप जाएंगे 1 किलोमीटर के आगे एक नाला है, उस नाले में इनको छुपाने के लिए रखा है। ये जहाँ पे वो झंडा है इंडिया का, उसके नीचे जाके जहाँ पे आर्मी है, वो आगे जाके आगे नाला जाके है। एक नाला है, वो आपको दिखाई देते हैं हम्म। से। तो 17 दिसंबर को उन्होंने ये फैसला किया, यार अब तो हम ऐसा करते हैं, घर में एक एक लोग यहाँ बैठते हैं, औरतों को बच्चों को पार छुपाते हैं। तो छुपाने के लिए 17 दिसंबर को डाल दिया। 18 दिसंबर को ठीक इंडियन आर्मी हम पहुँच गए, सुबह 6 साढ़े 6 बजे। पहुँचने के बाद इंडियन आर्मी को यहाँ के लोगों ने कहा कि आगे चलो, पाकिस्तान बहुत दूर चला गया। लेकिन इंडियन आर्मी को तब तक सीजफायर हो चुका था, इंडियन आर्मी को आगे जाने के लिए ऑर्डर नहीं था, तो सीधा यहाँ पर एलओसी कर दिया। अभी आपने ठीक फरमाया है कि यहाँ पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का एलओसी नहीं है, मैं और बीवी का भी एलओसी हो गया, बाप और बेटी का एलओसी हो गया, बाप और बेटे का एलओसी हो गया। बाप यहाँ फंस गया, बीवी बच्चे उधर फंस गया। फंसने के बाद अब ये मंज़र इंडियन आर्मी में कभी भी कहते हैं, मैंने एक कविता बनाई, मैंने बोला सलाह में मोहब्बत भागती फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों को सर पे मुस्कराने का होश को, ज़रूरत ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, मजबूत बना लो दोस्तों भागती फ़ौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। मैंने एक कविता बनाया। तो इंडियन आर्मी ने ये नहीं सोचा ये बिछड़े हुए सब मुसलमान है, हम हिंदू है, हम बुद्धिस्ट है, हम सिख, ऐसा नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा यार अब ये बेचारे लोगों की क्या हालत होगी, क्या ज़िंदगी रहेगी, कोई ज़िंदगी ख़त्म हो गया, बेबी पार फंस गया, अगर इसी तरह रोसी रहा तो इनकी क्या ज़िंदगी होगी। ये सोच कर पाकिस्तान ने हाई कमान से रुजू किया, इंडिया ने, हमारा इंडियन आर्मी ने, और पाकिस्तान का फ्लैग मीटिंग किया। करने के बाद फ्लैग मीटिंग में ये तय पाया कि चलो ठीक है, जितना इधर का उधर, उधर का उधर, जो यहाँ फंसा है वो पार भेज देंगे, पार जो फंसे उनको यहाँ लाएंगे, फिर सही तरीके से हम एलओसी बना लेंगे। ये एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। होने के बाद करीब 1 या 1.5 महीने के बाद वो एग्रीमेंट की चिट्ठी लेकर मेरे पापा कर्नल रिंचन सब इस गाँव में आया, बोला हम आपको खुशखबरी देते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ है, आपको बाल बच्चों को सबको हम यहाँ वापस लाने वाला है। तो गांव में खुशी आ गया। अब बोला भाई 2 आदमी जाना है, क्या हो जाओ। तो इतने में मेरे पापा, थोड़ा बहुत हिंदी आता था, मेरे पापा को बोला आप तैयार हो जाओ। तो बल्कि मेरे पापा और दादा ने मना भी किया, बोला हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 छोटे बच्चों को कौन खिलाएगा और किसको गोद में रखेंगे, और इस 80-90 साल के जो बूढ़े को कौन देखेगा। तो कर्नल हुसैन साहब ने कहा 2 घंटे का मामला है या 1 घंटे का मामला, 2 घंटे या 3 घंटे, तब तक आप अपना बेबी बच्चों को और उस बिछड़े हुए सबको लेकर वापस आ जाएंगे। ये सोचकर मेरे पापा का हाथ, एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में चिट्ठी लाकर मेरे पापा और एक साथी को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया 2 घंटे की। इसी रास्ते से? इसी रास्ते से, पास वाले से? जी जी जी, पास रास्ते से भेज दिया। भेजने के बाद जब वहाँ पहुँचने के बाद पूछा इंडिया क्या था, कैसा था, तो उन्होंने सच्चा बयान किया, क्योंकि 1.5 महीना इंडिया के साथ गुजरा था और इंडिया बहुत अच्छे थे, ये जो भी कहा होगा। तो कहने पर आप क्या कहेंगे, मुझे बारहा कहना पड़ता है, मुझे किसी को बुराई कहने में तकलीफ बहुत होता है सचमुच में, लेकिन बोलने पे भी मजबूर है। उस वक्त की बेरहम पाकिस्तानी फ़ौज ने, मैं उस वक्त की कहूँगा, आज का नहीं कहूँगा, तो मेरे पापा को सीधा आंखों में पट्टी बांध दिया और सीधे जेल में मुंतकिल किया। मेरे पापा वापस नहीं पहुँचा। तो आप अंदाज़ा करो, ये चीज़ आपको कैसे पता लगी कि आपके फादर जेल में गए? ये हाँ, ये भी आपने सही फरमाया। मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान गया, जाने के बाद जब वहाँ पर लोगों को जमा करने लगने के बाद बहुत सारे लोग इन पहाड़ों के रास्ते छुप के, बाद में जैसे कोई आदमी उधर फंसा हुआ था, वो किसी तरीके से छुप के पहाड़ों के रास्ते अपना गाँव वापस आया है, कई लोग आया है इधर। हाँ, मतलब 1971 के पार्टीशन के बाद भी कुछ लोग पहाड़ के रास्ते इधर आ गए आया, क्योंकि उनको लोकल लोग तो उनके रास्ते पता होंगे। हाँ बिल्कुल, ये सारे पहाड़ ओपन होते हैं, तो उन रास्तों से कैसे है, जैसे समझ जो मैं पाकिस्तान में फंस गया, एलओसी हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो उसको पता है मेरे बाल बच्चे, ज़मीन तो इंडिया में है, तो वो किसी भी हालत रात दिन अपना घर वापस आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग आए थे। बिल्कुल, उनकी जगह मैं भी होता, मैं भी जाता, अच्छा कि कुछ भी हो जाए मेरा अपने परिवार के पास जाऊंगा। उन्होंने ये कहानी सुनाया कि इसके पापा ने इंडिया के जंग की तारीफ किया, तो इनके पापा को आंखों में पट्टी बांधा और सीधा जेल भेज दिया। वो काफ़ी सुनी बात इस तरीके से। मतलब आपको ऑफिशियल कुछ नहीं पता लगा ऐसा? नहीं, उन्होंने ही बताया, मतलब ऐसे ही पता लगा खबर? हाँ, खबर लगा।
तो फिर मेरे पापा को जेल में डाल दिया। मतलब नहीं आया तो चाहे जेल में डालो, चाहे छोड़ कर रखो, वापस तो नहीं आए, वापस नहीं आए। है ना। तो अब मैं सोचते हैं कि उसके बाद मैं आपको एक कहानी आपको सुनाए। तो जब वो माँ, वो बहन 5 बच्चों के साथ था, 1 महीने से रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने घर भेजने के लिए तड़प रहे थे। तो इतने के बीच में हिंदुस्तान ने फ्लैग के साथ लेने के लिए किसी को, 2 आदमी को भेजा। आप बताओ उनका दिल में कितना खुशी हुआ होगा अपना घर जाने के लिए। थोड़ा देर बाद, 1 घंटा या 2 घंटे के बाद, यह खबर सुना कि इंडिया से 2 आदमी आया था, उन दोनों को जेल में भेज दिया, कोई वापस नहीं जाएगी। तो आप बताओ उन माओं के ऊपर क्या गुजरा होगा, क्या गुजरा होगा, आप खुद वो एक उम्मीद, एक भरोसा कि अपने घर हम वापस जाने वाले हैं, खुशी होगी होगी, जो कि खत्म हो गई। वो ख़त्म हो गया भाई, कोई वापस नहीं जाएंगे। तो मैं ये समझते हैं, आज मैं जो समझ लीजिए, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बुरा हो, कभी नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा? मेरा 7 भाई भी उधर उनके सरजमीन पे है, मेरे मामू, चाचा, ताया सब पाकिस्तान में है। मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन जब बुरा काम करता है, गलत हरकत करता है, तो उसको बोलने पे मुझे हिचकिचाते नहीं है। किसी ने बुरा किया तो मैं वो भी छुपा के रखूँ, ये मेरे दिल की सोच है। तो आप बताओ उन माओं ने जब हिंदुस्तान को कितना दुआ दिया होगा, हमें लाने के लिए भेजा, हाँ। अपने घर लाने के लिए बुलाया, कितना दुआ दिया होगा। और पाकिस्तान को आज का डेट में भी वो माँ जो जिंदा है, आज भी पाकिस्तान को बद्दुआ देता होगा, नहीं होगा आपके हिसाब से? होगा ना, वो माँ आज भी जिंदा है कि भारत ने तो अपनी तरफ से कदम उठाया लेने के लिए। कि अब वो लेके आ जाएं, हाँ लेकिन जी। पाकिस्तान ने उनको रोक दिया कि नहीं जाएंगे। अब आज भी ज़ाहिरन दिल में तो बद्दुआ होगा। हाँ जी। हमें बेवा बनाया, ये लोग बेवा बन जाए, हमें यतीम बनाया, ये तो यतीम बन जाए, ये तो दुआ हाथ उठाता होगा ही होगा। नहीं, दुनिया के लिए भी एक मिसाल सवाब देते हैं। तो आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना तब से कोई चैन की ज़िंदगी कभी नहीं गुजर पाया। अब भी देख रहे हैं, हाँ। हम भी देख रहे हैं, बड़ों में आप सुन रहे हैं, छोटों में मैंने भी देख के रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो मैं सोचते हैं कि अल्लाह का लाठी में आवाज़ नहीं है। ऊपर वाले आज का दुनिया के, हमारे दुनिया के बड़े लोग बड़ों को सुनता है, लेकिन जब आसमान में बैठा है वो जो बड़े गरीबों को सुनता है। तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में सुकून का ज़िंदगी नहीं गुजर पा रहे हैं, वही माओं को कहीं बदौआ तो नहीं है, मैं ये सोचते हैं। तो और इस देश के लिए मिसाल की बात पर, तो अभी मैं आपको वहीं की ही कहानी एक बार बता दूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जिस मेरे दादा के ऊपर इसी टाइम का अंधेरा छाते गया, बेटा वापस नहीं आया, बेबी बच्चों को लेने के लिए गया था। तो जब अंधेरा हुआ, रात होते होते कोई नहीं आ रहे हैं, तो क्या गुजरा होगा मेरे दादा के ऊपर, आप सोच सकते हो। उन 2 बच्चों के ऊपर क्या गुजरा होगा, जिन्होंने अपना बेबी बच्चा आने के इंतज़ार में उस लाइन, रास्ते में लाइन से खड़ा बैठे थे, थोड़ा देर बाद आने वाला है, थोड़ा देर बाद आने वाला है। उस गाँव को देखते देखते, उस रास्ते को देखते देखते अंधेरा हो गया। तो उन लोगों के ऊपर क्या गुजरा होगा, आप खुद सोचो जब रात हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूँ, जब मेरा अपना ज़िंदगी में जब भी मुझे तकलीफ़ हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं सोचता था यार मेरे दादा ने उस रात को कैसे गुजरा होगा, जिसका पास जब एक दिन पहले बेटी बेटा सबका चारों तरफ घेर बीच में बैठा था, एक ही रात में सब कुछ खो गया। उल्टे 2 साल वाले बच्चे और 5 साल वाले बच्चे कितना तंग किया होगा उस बाबा को, मेरे मम्मी के पास ले जाओ, मेरे पापा कहाँ गया है, मेरे पापा के पास ले जाओ, यकीनन कहा होगा। हाँ। आज एक माँ का बगैर आप अपना बच्चे को 2 घंटा आप नहीं रोक सकते हैं। तो उस बुरा के ऊपर क्या गुजरा होगा। मैं अपना हर परेशानी में मेरे दादा वाले याद करते थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया 2014 में, जाने के बाद 2014 में आप पहली बार गए थे पाकिस्तान? जी, उन माओं का जो चीख सुनने के बाद फिर मैंने सोचा मेरे दादा ने कुछ नहीं देखा, मेरे दादा को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मेरे दादा के लिए इंडियन आर्मी मुझे याद है, कहता था जी बाबा जी अब कल आपका बेटा आने वाला है, बाबा जी इंडिया पाकिस्तान बात हो रहा है, परसों आने वाला है, बस आप आने वाले हैं, बस 2-4 दिन में आएंगे। इस तरीके से तसल्ली हौसला देते थे। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे दादा का चारों तरफ फौज घेरे के बैठ के उसको हौसला देते थे, हमें गोद में उठाकर हम दोनों बच्चों को प्यार देते थे। तो मैं समझता हूँ वहाँ पर उन माओं के पास ऐसा न प्यार देने वाला है, न हौसला अपनाने वाला है, न खिलाने वाला है, न पीने वाला है। आप बताओ क्या हुआ जब मैं 2014 में पाकिस्तान में जाने के बाद मुझे अपना मम्मी पापा से भी ज़्यादा मेरे दिल में दर्द रहता था कि उन माओं में क्या गुजरा होगा। 5 बच्चे लेकर गया था,
हैं, और न खाने का, न पीने का, न बैठने का, क्या गुजरा होगा ये मेरे दिल में सोचता था। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं उन्हीं माँओं को ढूंढते ढूंढते मैं आ गया, तो वो माँ कहाँ मिला मैं आपको बता दूँ। अभी आपने आगे देखा है, वहाँ यहाँ इस गांव का एंड में एक डिजर्ट एरिया है, जो ड्राई एरिया है, उस एरिया, वो एरिया है शमशान घाट, लोगों को मुर्दों को रहने की जगह है, कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में वो माँ झुंपड़े लगा कर आज भी वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर अभी भी 2000 मतलब अब क्या है 2014 2014 में भी वहाँ बैठा हुआ है, आज भी वहाँ बैठा हुआ है, आज भी जो 24 में भी वहीं बैठे हुए हैं। जो माँ बहन जो आपकी उधर गए थे हाँ, पाकिस्तान में, वो वहाँ शमशान घाट वाली जमीन पे बैठे हुए बैठे हैं हुए हैं, इंतजार में। इंतजार में आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वही मैं कहानी आपको सुना रहे हैं। इंतज़ार कैसा था, तो जब मैं वहाँ गया तो मैं उन माँओं से भी यही सवाल किया, माँ जी आपने क्या जीवन बना दिया, एक दिन खाना मिला, 5 दिन भूखा रहा, क्या बैठा यहाँ, क्यों बैठा है, आप कहीं पीछे क्यों नहीं गया, आप कहीं किसी का अमीर के घर में आप मजदूर के लिए क्यों नहीं गया। तो वो माँ का फिर आंखों में आंसू आता है, कहता है बेटा नहीं, हमने कभी नहीं चाहा कि हमने कतर में छोटा गलती किया था, हमने अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, तो आज वही 1 किलोमीटर की वजह से हमारी ज़िंदगी हमें रोना पड़ा, ज़िंदगी हमें रोना पड़ा। तो हम ये चाहता है कि कहीं हम किसी और गांव में जाकर बैठेगा तो हो सकता है इंडिया एक ही रात में हमला करे, अटैक करे, इस गांव को एकदम कब्ज़ा करे, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर बैठा है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने हमें यहाँ पर डंडा बरसाया, बोले तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, अगर तुम लोग यहाँ रहेगा तो तुम लोग इंडिया चला जाओगे। तो इस तरीके के साथ हमारा साथ जुल्म हुआ। फिर हम यहाँ पर धरना लगाया, हम ज़मीन पर लेटा, वही माँ कहते हैं। तो हमने कहा या तो हमें गोली मार के ख़त्म करो, या तो हमें इस जगह में रहने दो, या तो हम अपने घर जाने दो। ये 3 ऑप्शन रखा, तो 2 ऑप्शन नहीं कर पाया। हमें ये शमशान घाट के ऊपर हमें बैठने का मौका मिला। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आगे से कब इंडिया आगे आए, कब हम अपने घर पहुंच जाए, इंतज़ार कर रहे हैं बेटा। आज जब कुछ नहीं हुआ तो हम दुआ करते हैं कल इंडिया आगे आए, कल हम अपने घर पहुंचे। अगर कल नहीं हुआ तो परसों इंशाल्लाह हो जाएंगे, परसों हम अपने घर पहुंचेंगे। इसी इंतज़ार में हम अभी यहाँ बैठे हैं बेटा, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। एक दूसरा जैसे ऐसे में जब उस गाँव से देखते हैं तो ये गाँव तिरछा है, एक एक पेड़ नज़र आता है उस गाँव से। फरानो गांव का, हाँ फरानो नहीं, यहाँ का, अब फरानो गाँव नीचे है, हाँ, ये ऊपर है। हाँ, अब देख रहे हैं इस तरीके से तिरछा है, हाँ, तो वहाँ का एक एक पेड़ जब उस गाँव से पाकिस्तान से नजर आता है, तो जब मैं भी जाके देखा तो एक एक पेड़ नज़र आता था। तो बस दूसरा मेरा उम्मीद ये है कि जब उस खेत में इनके पापा आते हैं, मेरा हस्बैंड खेत में आ जाते हैं, तो हम वही बच्चों को दिखाते हैं कि वो आपका पापा है, ये खेत हमारा है। तो बस इसी से हम हौसला अफजा के हमारा ज़िंदगी गुजर रहे हैं बेटा, नहीं तो हम तो असल में तो एक तरह मर चुका है। आज ज़िंदा है तो शमशान घाट के ऊपर हम गाँव को देखते रहेंगे, जब मर गया तो इसी ज़मीन के नीचे रहेंगे। आप बोलो कितना दुख की ज़िंदगी है, कितना तकलीफ़ की ज़िंदगी है बेचारों को। आज भी यहाँ वाला भी वहाँ वाला भी इसी तरीके से अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। मैंने कविता मैंने कहा, बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो सरहद की कहानी बहुत ही कठिन, बहुत ही ज़िंदगी है। मैं आपको एक 2-4 सरहद की कहानी कहूँ। जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया तो एक बाबा था, मुझे मिलते ही मुझे गले लगाया और खूब रोया। तो दुनिया हैरान हो गई, यार आप क्यों रोते हैं इस बच्चे इसको देखकर। तो उसने कहानी सुनाया, देखो मैं इसलिए रोते हैं, मैं पाकिस्तानी फौज में था, इसी टॉप में जो इस गाँव के ऊपर है, जो अभी पाकिस्तान बैठे वहाँ कुछ लोग रहते हैं पाकिस्तान के। तो इस टॉप से उन्होंने देखा तो मेरे पापा उस टॉप में आया, इसलिए बहाना कहा कि यार यहाँ से कोई हम अपना गाँव देख सकें। किसी तरीके से उस पोस्ट पर मेरे पापा पहुँचा। तो उस आदमी को बोला यार सर मेहरबानी करके मुझे थोड़ा दूरबीन है, तो उसने भी दे दिया। मैं अपने घर को, अपने बच्चों को थोड़ा देख लेते हैं, तो उसका भी दिल में छाती होता है, छाती में सीना होता है। तो उसने सोचा दूरबीन दे दिया, किसको, मेरे पापा को। दूरबीन देने के बाद पापा ने यूँ दूरबीन नज़र मारा तो छत के ऊपर उसको क्या देखा, अपना 2 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे और 80-90 साल के बूढ़ा उसको पाकिस्तान से पाक से देखने लगा, अपने बच्चों को
देखने के बाद आप बोलो, आपको भी इसी हालात में जब बंदिश रहे 2-4 साल रहे, उसके बाद आपको दूर से अपने बच्चों को देखिए तो आपको क्या हालत होगी? तो देख रहा है लेकिन मिल नहीं सकता है। तो फिर मेरे पापा रो के बेहाल हो गया और वहीं पे बेहोश हो गया। तो अब उस आदमी ने भी देखा, यार ये क्या हो रहा है यहाँ, ये दूरबीन देखने के बजाय इतना रो रहे हैं। तो उसने भी दूरबीन लगा कर देखा। तो वो कहते हैं कि मैंने भी दूरबीन लगा कर देखा, तो यकीनन दोनों बच्चे बगैर पायजामा के बगैर जूते के वो छत पर बैठे हुए थे। वो बाबा कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, उधर बैठे हुए थे। वो देख कर मैं रोया। वो बच्चा आज ज़िंदा ज़िंदा होके यहाँ पर अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए पहुँचा। तो मुझे वो दिन याद आया। कितना तकलीफ़देह ये बॉर्डर की कहानी है। तो इसी तरीके से जैसे कि एक बार जब ऑर्डिनरी कैप्टन साहब यहाँ आए, इंडिया का हमारा ही लॉ स्कूल का, आने के बाद उन्होंने एक कहानी सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे याद नहीं है। तो उसने बोला, देखो बेटा, आप बहुत बड़ा हो गया, आपने इतना गार्डन बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, हम बहुत खुश हुआ। लेकिन जब आपको बचपन में हम आपको गोद में लेके चलते थे, हम आपको परवरिश करते थे। तो वो कहानी सुनाने के बाद मैंने इसी तरह मैंने वीडियो बनवाया, मैंने मेरे यूट्यूब में है, आप मैं आपको लिंक भेज सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि आपका दादा अपने आप में सब कुछ बिछड़ गया, सब कुछ खोया, बेटा बेटी सब कुछ खोया। खोने के बाद भी आपका दादा को अपने से ज़्यादा आपका बहू और आपका बेटा का फिक्र होता था। बारहा आपका दादा कहता था, तो हमें यार मेहरबानी करके इन दोनों बच्चों को अपने मम्मी पापा को ज़रा दिखा लो, क्योंकि इनके मम्मी पापा वहाँ परेशान होगा। उनके मम्मी पापा ये सोचता होगा कि ये मेरे दोनों बेटे ज़िंदा है या मर गया है, सोचता होगा अगर हो सके तो बॉर्डर में ले जाओ, इनको ज़रा दिखा दो। तो बार बार कहता, तो हम आप लोगों को दोनों बच्चों को लाल कपड़े पहनाते थे, रेड कपड़े पहनाने के बाद वो 0 पॉइंट हम बॉर्डर पे लेके जाते थे। जाकर वहाँ से हम थोड़ा सा धुआं लगाते थे। जब थोड़ा धुआं लगाता तो उस धुआं को देखकर आपका मम्मी पापा आगे आते थे। जब आपको मम्मी पापा वहाँ से आगे आते हैं तो फिर आपको मम्मी पापा को हम दोनों बच्चों को दिखाते थे कि ये आपको दोनों बच्चा ज़िंदा है। तो मम्मी पापा वहाँ से हाथ हिलाते थे, ये वो करते थे। करने के बाद जब हम वापस लेके आते तो आपका छोटा भाई रोते थे, मैं मम्मी के पास जाए, कभी आप भी रोते थे, मुझे मम्मी के पास जाएंगे, ये वो करते थे। फिर मैं वापस बच्चों को आपका दादा के पास जाता तो आपका दादा बहुत खुश होता था कि अच्छा दिखाया, मम्मी पापा ने देख लिया, तो खुश होती थी कि ये जो कहानी है, मैं आपको आर-पार की कहानी बताता हूँ। तो उसके बाद जब मैं 2014 में जब मैं पाकिस्तान गया, कि मेरे मम्मी बार बार कहता था, बेटा अब यहाँ आ गया, अब आप वापस जाओगे तो एक काम करना बेटा, फ्राइडे यानी जुमा का दिन में आपका पापा छुट्टी करते हैं, कोई काम नहीं करता है, तो आराम से बैठता है, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आप इधर आ जाना, आगे बॉर्डर पर, हम यहाँ आ जाएंगे, एक दूसरे को हम देखेंगे। तो उस बात के ऊपर मैं वापस यहाँ आया था। आने के बाद मैंने भी फ्राइडे को उधर आगे चल जाते थे, मेरे मम्मी पापा भी वहाँ आते थे। कितना दूर रहते थे आप लोग? अभी 2 किलोमीटर ही होगा शायद, अच्छा। हवा में तो 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाँ, हवा में तो रेंज बड़ा यही सामने है ना, जो गाँव 2 किलोमीटर दूर से आप एक दूसरे को देख लेते थे हाँ, बढ़िया देखनी चाहिए। बल्कि जब हम दूरबीन में देखते थे दूरबीन से? तो साफ पहचानता था, हाँ ये मेरा माँ है, साफ पहचानता था कि ये मेरा, बल्कि मेरा माँ ने कौन सा टोपी पहना रखा है, कौन सा कपड़ा पता चलता था। ये बंद तो हो गया। जी अच्छा, चालू है। चल रहा है। हाँ, चालू है, लेकिन इसका वो लाइट बंद हो गया था।